जी हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में। किस शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती क्या चीज़ है, सब बताने वाला हूँ। और किस शिफ्ट को 45 से 50 नंबर मिलने की संभावना है, और क्या वाकई 45 से 50 नंबर मिलेंगे, यह सच है या झूठ है, और 2018-19 में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपके लिए बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन 2018-19 में कितने नंबर का मिला था। 2018-19 में देखिए, मैंने पूरा तैयार कर रखा है वैसे तो, जितना भी जैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और कट ऑफ रहने की क्या संभावना है, पूरा एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैं बात करता हूँ पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में। यह कैसे काम करता है। यह पहला आपका क्वेश्चन होगा कि यह काम कैसे करता है सर, आपका ये सब ये होगा। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि मेरी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, या मेरे नंबर घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं, सब बताने वाला हूँ। ठीक है। और प्रश्न गलत करने पर क्या होता है और क्या फार्मूला होता है इसका, कोई सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, अभी एक यूपी पुलिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 18 तारीख 12वां महीना 2023 को। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सेवा नियमावली में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि दो या दो से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन का विनिश्चय कर सकता है। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, जब एग्जाम दो या दो से अधिक पालियों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। और जो नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है, वही किस किस ने अपनाया था, कर्मचारी चयन बोर्ड मतलब कि एसएससी ने अपनाया है ये फार्मूला, और आपका यूपी ट्रिपल एससी ने ये फार्मूला अपनाया है। ठीक है, मल्टी शिफ्ट परीक्षाओं में अपनाया है ये फार्मूला। ठीक है, तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, मैंने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फार्मूला है, ये पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिख रखा है कि MIJ, MGT, MGQ, ये सब आपके समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, तो मैंने देखिए पूरा तैयार कर रखा है कि कैसे है ये। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये पूरा मैंने अपनी भाषा में तैयार कर रखा है। ये आपके समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, और आ भी जाता होगा तो निकाल नहीं मिलता होगा। ठीक है, देखिए, ये फार्मूला अगर आप निकालना जानते हैं, इसके ज़रिए आप निकाल लीजिए। और इसके इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं इन्होंने, इसके MIG का मतलब ये है, और नॉर्मलाइज मार्क्स ये सब है इन्होंने दे रखा है। ठीक है, मैं अपने तरफ से बताता हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले अब जो लिखा होगा आपका स्कोर, रॉ स्कोर कितना, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है। सबसे पहले क्या होता है, सभी शिफ्टों का, जो सभी शिफ्टें होती हैं उनके टॉप 0.5%, जो कोई मतलब मान लीजिए अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका 10 शिफ्टों में, तो उनके 0.1% जो टॉप स्टूडेंट होंगे ना, 0.1% जो टॉप स्टूडेंट होंगे, उनका औसत मार्क निकाले जाएंगे। ठीक है, जो टॉप स्टूडेंट है 0.1%, उनके एवरेज मार्क निकाला जाएगा। ठीक है, औसत निकाला जाएगा। फिर आगे इन्होंने कह रहा है माइनस सभी शिफ्टों का औसत। ठीक है, देखो, एक तो 0.1% जो टॉपर हैं उनका औसत। ठीक है, और माइनस सभी शिफ्टों का औसत। औसत, ठीक है, माइनस सभी शिफ्टों का औसत बटे, और उन्होंने देखिए क्या क्या रखा है, आपकी शिफ्ट का। देखिए, आपकी शिफ्ट का जो टॉपर स्टूडेंट होगा, उसका नॉ टॉपर स्टूडेंट है, टॉप 0.1% जो टॉप स्टूडेंट है उनका एवरेज, और माइनस आपकी शिफ्ट का औसत। ठीक है, आपकी शिफ्ट का औसत कितना है, फिर उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है आपके अंक कितने हैं और आपकी शिफ्ट का औसत कितना है, इससे माइनस घटा दिया है इन्होंने। और ये फार्मूला होता है, इसको देखिए क्या मतलब होता है, ये समझा नहीं पाता है कई लोग। मैंने देखिए हिंदी में लिख रखा है इसका अर्थ, अधिकतम माध्य वाली अधिकतम माध्य वाली अभ्यर्थियों के मध्य अंकों का योग है तथा सभी पालियों में अभ्यर्थियों को विचलन करना है। ठीक है, मतलब कि अधिकतम माध्य निकाला जाएगा और अधिकतम अंकों का योग किया जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, फिर उसके कैलकुलेट करके बताए। देखिए, आपकी ये भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपके लिए बताने वाला हूँ सिंपल भाषा में। देखिए क्या चीज़ है। देखिए, कोई एग्ज़ाम होता है, इतनी शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इतनी शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका जो औसतन बैठता है ना, औसत लगभग 217 नंबर के आसपास बैठता है। ठीक है, कितना कितना बैठता है, 217 नंबर के आसपास बैठता है। देखिए, इसके हिसाब से तो, जिसमें जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सभी शिफ्टों को बराबर किया जाता है। तो बराबर करने के लिए सभी शिफ्टों का औसत निकाला जाता है, टॉपर जो स्टूडेंट है उसका औसत निकाला जाता है, ये सब किया जाता है।
आपके वो भी समझ नहीं आएगा। मैं बताता हूँ, देखिए मान लीजिए इतने एक अभ्यर्थी है, इसका 23 अगस्त को एग्ज़ाम था, दूसरा था आपका 24 अगस्त को जिसका एग्ज़ाम था, तीसरा था आपका 25 अगस्त को जिसका एग्ज़ाम था, और चौथा था आपका 30 अगस्त को एग्ज़ाम था, और पाँचवा था 31 अगस्त को एग्ज़ाम था। ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसा है जो 230 नंबर 230 अंक करके आ रहा है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 225 करके आ रहा है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो 220 करके आ रहा है, और एक स्टूडेंट ऐसा है 215, और एक करके आ रहा है 195 करके आ रहा है। अब देखिए ये क्या चीज़ है। अब क्या करेगा एग्जामिनर, इन सभी का औसत निकालेगा। इनका औसत बैठता है 217। इनका औसत कितना बैठता है? 217। आप इनका औसत निकालेंगे तो लगभग 217 ही बैठेगा। अब देखिए औसत इतना आया तो देखिए कितने नंबर का, इसमें ये ज़्यादा है या कम है, मतलब कि सभी को एग्जामिनर जो होगा सभी को 217 नंबर देना है। एग्जामिनर को कितने नंबर देना है? 217। अब लेकिन इसमें तो कितने हो रहे हैं? 13 नंबर घट ही आ रहे हैं पहली शिफ्ट वाली के। तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसी प्रक्रिया, मैंने आपने देखा होगा कि पुलिस में नंबर घटते नहीं हैं किसी के, पुलिस में नंबर किसी के घटते नहीं हैं, बढ़ते ही हैं। ठीक है, पुलिस में नंबर घटते नहीं हैं, बढ़ते ही हैं। और इसमें देखिए कितने नंबर बढ़ रहे हैं, इसमें आपके 8 नंबर घट रहे हैं, और इसमें आपके 3 नंबर घट रहे हैं, इसमें लगभग 2 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो 30 अगस्त वाले का शिफ्ट है उसका औसत बैठ रहा है 215, और एग्जामिनर को देने अंक कितने हैं? 217 अंक देने हैं। कितने अंक देने हैं? 217 अंक देने हैं, जिसके चलते इसमें बैठे कितने? 215। लेकिन इसमें तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें 2 अंक बढ़ा देगा। और इसमें देख लीजिए कितना अंक बढ़ा देगा, ऐसे ही 195 शिफ्ट वाली का बढ़ा देगा। ठीक है, ऐसे ही अंक बढ़ाए जाते हैं। तो जिसके अंक कम हैं औसत से उसके बढ़ा दिए जाएंगे, जिसके ज़्यादा हैं तो फिलहाल घटाए तो नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा एग्ज़ाम दिए हैं आपने 18-19 का, आप ऐसे में नहीं किया जाता है। ठीक है, और आगे देखिए क्या करते हैं इसमें। हाँ, अब मैं आपकी थोड़ी गणित बता दूं, कैलकुलेट करके मैं जो डाटा लाया हूँ उसके आधार पे मैं बता दूं कि कैसा क्या रहने वाला है, कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। उपस्थिति कितनी रही थी? उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति कितनी रही थी? जैसे कि आपको पता थी कि जो पद थे उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पद थे। कितने थे? 60,244 पद थे, और टोटल जो फॉर्म पड़े थे आपके 50 लाख फॉर्म पड़े थे। कितने पड़े थे? 50 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें आपकी उपस्थिति रही थी 68%। 68% रही थी उपस्थिति। तो 50 लाख का 68% बैठता है आपका 34 लाख। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, मतलब कि प्रवेश पत्र डाउनलोड किया। 34 लाख बच्चों ने क्या किया है? प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैं आपके लिए ये ओवरऑल है, महिलाओं की अलग बताऊंगा, पुरुषों की अलग बताऊंगा, ओबीसी एससी एसटी इन सभी की मैं अलग बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, वीडियो को आप लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए मैं आपके यहाँ पे पुरुषों का डाटा बताऊँ, अगर पुरुषों का, ये मैंने पुरुषों का लिख रखा है, पुरुषों की बता रहा हूँ। ये सभी पुरुषों का, ना कि ओबीसी का, ना एससी का, ना एसटी का, ना जनरल का, ना किसी का। देखिए जो पुरुषों के पद थे लगभग 48,000 पद थे। कितने थे? 48,000 पद थे, और टोटल उपस्थिति रही थी आपकी 35 लाख रही थी। तो 35 लाख का 68% बैठता है, 35 लाख का 68% बैठता है 23,80,000। अभी इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ पुरुषों का डाटा बता रहा हूँ। 35 लाख फॉर्म पड़े थे, 35 लाख क्या थे? पुरुषों की वैकेंसी थी, और 68% कितना बैठता है? 23,80,000। मतलब कि पुरुषों ने फॉर्म कितने डाले थे? 23,80,000 पुरुषों ने फॉर्म डाले थे। ठीक है, कितने डाले थे? 23,80,000 ये पुरुषों ने। ध्यान रहेगा, पूरा आगे बताऊंगा। देखिए अब महिलाओं की बात करूँ मैं, महिलाओं की इतनी वैकेंसी थी, अभी यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। महिलाओं ने फॉर्म डाले थे आपके 15 लाख महिलाओं ने फॉर्म डाले थे, और 15 लाख का 68% बैठता है 10,20,000। मतलब कि महिलाओं ने जो फॉर्म डाले 10,20,000 महिलाओं ने फॉर्म डाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए और आगे बताता हूँ आपके लिए। भीड़, अब कंपटीशन मतलब कि एक सीट के लिए कितने बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, एक सीट के लिए कितने बच्चे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ समझिए। ठीक है, भीड़ मतलब कि कंपटीशन कितना है। कंपटीशन जैसे कि आपको पता था 60,244 पद थे, और जो उपस्थिति रही थी आपकी 34 लाख रही थी। कितनी रही थी? 34 लाख। तो 34 लाख को 60,244 से भाग कर देंगे तो निकल आएगा कि एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे हैं, एक सीट के लिए कितने बच्चे लड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक सीट पर जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, तो एक सीट पर 56 बच्चे लड़ रहे हैं। कितने? एक सीट पर 56 बच्चे लड़ रहे हैं, स्टूडेंट अपियर हैं। ठीक है, एक सीट पर कितने? 56 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, ये ओवरऑल है। और मैं देखिए आगे बताता हूँ, मेल कैंडिडेट कितने लड़ रहे हैं एक सीट पर। मेल कैंडिडेट कितने लड़ रहे हैं, तो देखिए मेल कैंडिडेट के पद थे, मैंने आपको बताया था 68%, और जो मेल की जो उपस्थिति रही थी लगभग वो रही थी 23,80,000 उपस्थित थे मेल। 35 लाख में 23,80,000 क्या थे? मेल थे, उपस्थित थे। तो इससे 48,000 से भाग कर देंगे तो टोटल निकल आएगा। जो पुरुष है ना, वो पुरुष मतलब कि आदमी,
वो एक सीट पर 49 मतलब कि पुरुष लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। ये पुरुषों का डाटा है, क्योंकि 23,80,000 उपस्थिति रही थी पुरुषों की, और 48,000 पद थे पुरुषों के। तो इससे भाग दे देंगे तो निकल आएगा एक सीट पर कितने पुरुष लड़ रहे हैं। तो एक सीट पर कितने, 49 पुरुष लड़ रहे हैं, ठीक है। और महिलाओं की बताऊँ मैं आपके लिए, फीमेल की। देखिए फीमेल की बताऊँ, देखिए फीमेल के पद कितने थे, 12,000 थे, और इनकी उपस्थिति रही थी 10,20,000। तो 12,000 से भाग दे देंगे। तो महिलाओं में कंपटीशन देख रहे हो कितना है, एक सीट पर 85, एक सीट पर 85 महिलाएं लड़ रही हैं। कितनी, एक सीट पर 85 महिलाएं लड़ रही हैं। आपको पता चल गया ये बात, ये महिलाओं की। अब देखिए पूरा ओवरऑल बताता हूँ कि अगर 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता ना, 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, आपको पता है DBPST के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो 60,244 का 3 गुना बैठता है 1,80,732, 1,80,732 बैठता है। तो स्टूडेंट अपियर कितने थे आपके, 34 लाख स्टूडेंट थे। तो 1,80,732 से भाग देंगे तो टोटल एक सीट पर जो बच्चे हैं ना, एक सीट पर 18 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना नहीं। मैं इसी के आधार पर बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आपके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। ये कट ऑफ के बारे में फिर आप अपना अपना देख लीजिए कि मेरे नंबर कितने बढ़ने की संभावना है, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिए कैलकुलेट एक बार। तो एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे हैं, 18 स्टूडेंट लड़ रहे हैं DBPST के लिए। 3 गुना बच्चों को बुलाएगा, वैसे उन्होंने कह दिया है, ठीक है। और आगे देखते हैं। हाँ मैं आपके लिए बता दूँ, अगर 49,568 जो वैकेंसी थी 2019 में वैकेंसी जो थी 2019 में, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ हुई थी, यह नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर है। अब नॉर्मलाइज स्कोर में किसी के नंबर बढ़े भी हैं और किसी के नंबर घटे भी हैं, ये बात ध्यान रहे। और ये 300 में से हैं, आपको पता ही है, सबको पता होगा ये तो। ये इतने नंबर पे कट ऑफ क्यों गई थी 185.34 पे, क्योंकि ये ऐसा देखा गया था कि जो एग्ज़ाम था वो हार्ड था। वो एग्ज़ाम कैसा था, हार्ड था। 2019 वाली 49,568 वैकेंसी का जो एग्ज़ाम था वो कैसा था, हार्ड था, जिसके चलते बच्चे क्या है बहुत कम ही ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाए थे, और जिसके चलते नॉर्मलाइज स्कोर उन्हें अच्छा खासा मिला था। लगभग 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। देखिए ये गई थी जनरल की कट ऑफ, और OBC की गई थी 172.32, और SC वालों की कट ऑफ गई थी 145.39, और ST वालों की कट ऑफ गई थी 114.19। ST वालों की गई थी 114 नंबर, ठीक है, 114। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ध्यान रहे। इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, किसी के नंबर बढ़े भी जाते हैं, किसी के नंबर घट भी जाते हैं। मैं आपके लिए बता दूँ, और आपने देखा होगा, भ्रम देखा होगा कि एक्यूरेसी, अगर आप एक्यूरेसी ख़राब कर लेते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो नंबर कहीं नहीं कटते हैं। देखिए मैं आपके लिए बताऊं, क्या इसमें जो मैंने फार्मूला बताया, क्या इसमें कहीं नेगेटिव मार्किंग की बात लिखी है, कहीं नेगेटिव मार्किंग की बात लिखी है, कहीं देख लीजिए, खुद देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग की बात लिखी हुई है क्या, देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग कहीं लिखी हुई है, नहीं लिखी है ना। तो ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग में नंबर, मतलब कि अगर आप गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे नॉर्मलाइज स्कोर के, ठीक है। सिर्फ जो प्रक्रिया होती है 1/4 की, वो नंबर, उससे नंबर कटते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं कटते हैं। और आगे बताऊँ आपके लिए, देखिए देखिए जो कट ऑफ है आपकी 49,568 2019 की, इतनी कट ऑफ गई थी, 185.34, 172, 145 ये गई थी। और 41,520 वैकेंसी थी। ये पेपर जो देखा गया था ये इजी एग्जाम था, और प्लस वैकेंसी भी कम थी 2018 में। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 225, ठीक है, 0.3288। OBC की कट ऑफ गई थी 216, SC की कट ऑफ गई थी 187, और ST की गई थी 153। इतनी कट ऑफ गई थी 2018 में। 41,500 वैकेंसी थी, ठीक है। देखिए 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें एग्ज़ाम कैसा था, हार्ड था, ठीक है, जिसमें इस चलते नॉर्मलाइजेशन अधिक नंबर का मिला, जैसे 40 45 नंबर तक का मिला था। एक मेरा दोस्त था, उसे 38 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, ठीक है। तो ऐसे शिफ्ट मिला था, जैसे कि पहली शिफ्ट को मिला था लगभग 40 से 45 नंबर का, ठीक है। दूसरी शिफ्ट को मिला था 20 से 30 नंबर का, ऐसे ही मिला था। देखिए मैं आपके लिए बता दूं, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। और जो अभी का जो एग्ज़ाम हुआ है वह कैसा हुआ है, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। कैसा था, मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था। वो ना इजी था, हार्ड था। वो आते हुए क्वेश्चन क्या करते थे, कुछ लोग गलत कर दे रहे थे, ठीक है। और आगे के बताऊँ आपके लिए, फिजिकल के लिए आपके लिए कितने नंबर सेफ हो सकते हैं। फिजिकल के लिए मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, ठीक है, इसकी है मेल कैंडिडेट की। फिजिकल के लिए किन बच्चों को बुलाया जा सकता है DBPST के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 95 से 100 क्वेश्चन सही हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा और रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। और आप OBC से हैं तो 90 से 95 आपने क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप अपने आप को सेफ कीजिए और रनिंग स्टार्ट करिए, किसी के बहकावे में ना आए। आपने देख ली होंगी काफ़ी वीडियो, ठीक है। और EWS की जो कट ऑफ जाने वाली है 95 नंबर, लगभग सेम ही रहता है, 1-2 नंबर का
एक दो नंबर घट जाते हैं, एक दो नंबर मतलब कि एक दो क्वेश्चन कम हो जाते हैं, मतलब कि इन्होंने 90 किया है तो इन्होंने 95 ऐसे। और एससी वाले अगर 85 क्वेश्चन किसी के सही हैं तो वह क्या है अपने आप को सेफ समझे, और एसटी वाले 75 क्वेश्चन जिसके सही हैं भाई अपने आप को फिजिकल के लिए सेफ समझे, वह रनिंग स्टार्ट कर दे। ठीक है, और मैं आपकी फीमेल की बताऊँ कट ऑफ, फीमेल की, ये फीमेल की अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपके 95 क्वेश्चन सही हैं तो अपने आप को सेफ समझिए। ओबीसी वाले अपने आप को 80 नंबर पे, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले भी 80 पे अपने, और एससी वाले 70 नंबर, जो 70 नंबर नहीं सॉरी, जिसके 70 क्वेश्चन सही हैं वह अपने आप को सेफ समझे, वह रनिंग स्टार्ट करते हैं। ये महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं। और एसटी वाले 165 सॉरी 165 नहीं, एसटी से है कोई, अगर उसके 65 क्वेश्चन सही हैं तो वह अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, एसटी वाले अपने आप को सेफ समझे अगर उसके 65 क्वेश्चन सही हैं। तो आपको ये वहम दूर हो गया होगा कि मैंने इसी आधार पे बताया मैंने। और मैं आपके लिए बताऊं, देखिए नॉर्मलाइजेशन में जो मिला था आपके लिए, नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का मिला था 2018-19 में, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। प्रथम शिफ्ट को 45 से 50 नंबर तक का, द्वितीय शिफ्ट को 20 से 25 नंबर तक का, तृतीय शिफ्ट को 15 से 20 नंबर का, और चौथी शिफ्ट को 10 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। ठीक है, तो इसी प्रकार की नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।